अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को रिक्वेस्ट करते हैं कि दिल्ली एनसीआर में बीटेक के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके बताया जाए, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे आसपास के स्टूडेंट्स के लिए फिजिबल होता है आके पढ़ना, जिस वजह से दिल्ली के अच्छे कॉलेजेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको गुरु गोविंद सिंह इंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में सारी डिटेल्स देना चाहूँगा और कैसे आप जीजीएस आईपीयू में बेसिकली एडमिशन ले सकते हो, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें आती है जो आपको बीटेक में एडमिशन देती हैं, और कौन कौन से अलग अलग डिसिप्लिन्स हो सकते हैं जहाँ पे आप जाके पढ़ाई कर सकते हो बेस्ड अपॉन द सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कनेक्ट करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, ऑथेंटिक वेबसाइट्स भी आपको दिखाऊंगा जिससे आप डायरेक्टली जाके इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह इंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी जीजीएस आईपीयू के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब ये क्या है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस आते हैं जहां पे आप बेसिकली इसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद एडमिशन ले सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। काउंसलिंग भी जीजीएस आईपीयू ही कंडक्ट करवाता है, तो वो सारे ऑप्शंस भी आपके पास यहाँ पे ओपन होते हैं, वो सारी अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास यहाँ पे ओपन होती है। अभी मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा दोस्तों इसके बारे में, बीटेक से जुड़ी हुई और इनके कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से जुड़ी हुई। ठीक है, अभी दिल्ली में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो नोएडा वाले होंगे, गुड़गांव वाले होंगे, जो दिल्ली में अच्छे कॉलेजेस को टारगेट कर रहे होंगे ताकि आप फिजिबली वहां पे एडमिशन ले सकते हो और अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप खुद भी आके देख सकते हो, सारी डिटेल्स दी हुई है 2025-26 के बारे में। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है। अगर आप इनके नोटिस ओपन करोगे, एडमिशन देखोगे 2025-26 का, तो एडमिशन ब्राउचर्स सारे अवेलेबल है। ठीक है, यूजी लेवल, पीजी लेवल, पीएचडी सारे यहाँ पे ब्राउचर्स अवेलेबल है। मैं यूजी प्रोग्राम की यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, बीएससी बीटेक वगैरह की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। बाकी दूसरी चीजें हैं वो भी यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई। ये इनका ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आगे तभी बढ़ते हो जब आपको यहाँ पे ऑलरेडी क्रेडेंशियल्स होते हैं आपके पास, और आप जो है फॉर्म फिलिंग कर सकते हो और कॉलेज सिलेक्शन वगैरह सारी चीजें यहाँ पे एनरोल होने के बाद आगे कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द पोर्टल फॉर द रजिस्ट्रेशन, कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर जीजीआईपीयू 2025। ठीक है, इनका ऑफिशियल कुछ यहाँ पे नोटिस दिए हुए दोस्तों। एक नोटिस यहाँ पे दिया हुआ था जहाँ पे बीटेक का इन्होंने जिक्र किया था, सीयूईटी के बारे में ये लिखा हुआ है, उल्टा सीधा इन्होंने अपलोड किया हुआ है इसे। लेकिन क्या है कि ये सीयूईटी के थ्रू बेसिकली कंसिडर करते हैं, कौन से सीयूईटी को ये लोग कंसिडर करते हैं और कैसे एडमिशन देते हैं, उन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, ये सारी बातों का राज छुपा हुआ है इनके इन्फॉर्मेशन ब्राउचर के अंदर, तो हम इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को ही अब ध्यान से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 25 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हैं। सेक्टर 16C द्वारका न्यू दिल्ली में ये लोकेटेड है, और बैचलर्स प्रोग्राम के लिए 2025-26 के लिए इन्फॉर्मेशन ब्राउचर दिया हुआ। इन्फॉर्मेशन ब्राउचर अक्सर बहुत लंबा होता है दोस्तों, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेशेंस नहीं होता है इसको पढ़ना। इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके सामने रखी जाए। यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग के पेजेस तो इनकी इन्फॉर्मेशन है इनके पोर्टल के बारे में, कुछ थोड़ी बहुत हिस्ट्री, एंटी रैगिंग की डिटेल्स है। जीएस आईपीयू फुल फॉर्म इज गुरु गोविंद सिंह इंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप जानते हो, नेक एक्रेडिटेशन इसका A++ है। ठीक है, और ये नेक एक्रेडिटेशन बेसिकली वैलिड है 7 सालों के लिए विद इफेक्टिव फ्रॉम 14 फरवरी 2023। ठीक है, 14 फरवरी 2023 से ये वैलिड है, और आगे आने वाले 7 सालों के लिए बेसिकली इसको A++ की ग्रेडिंग यहाँ पे मिली हुई है। ठीक है, विजन और दूसरी स्टेटमेंट्स भी आप देख सकते हो। NLT दैट इज नेशनल लेवल टेस्ट, कुछ बेसिकली डिसिप्लिन्स के लिए, कुछ डिग्री प्रोग्राम्स के लिए आपको NLT का स्कोर कंसिडर किया जाता है, और कुछ के लिए बेसिकली CET का स्कोर कंसिडर किया जाता है, जीजीएस आईपीयू CET 2025 का स्कोर। ठीक है, मैं आपको दोनों के बारे में यहाँ पे डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ ताकि ओवरऑल आपको आइडिया मिले। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आपको ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड इशू होता है, जैसे कि सारे आजकल एग्जामिनेशन में होता है, कोई हार्ड एंड फास्ट नई चीज़ नहीं है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे दोस्तों, जिसको एडमिशन लेना है मैनेजमेंट कोटा के अंदर। ठीक है, इनके जो अलग अलग कॉलेजेस आते हैं वहाँ पे अगर आपको मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेना है तो यू हैव टू क्वालिफाई आइदर ऑफ द नेशनल लेवल टेस्ट, जिसे NLT कहा जाता है, या फिर CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो इनका होता है आईपीयू का, उसे क्लियर करना अनिवार्य है, या फिर CUET का स्कोर आपके पास होना जरूरी है, या कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उनका स्कोर आपके पास होना जरूरी है, तभी आप मैनेजमेंट कोटा में अप्लाई कर सकते हो। ऐसे नहीं है मैनेजमेंट में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो अपने 12th के बेस पे, वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं है। जो लैंग्वेज रहने वाला है आईपीयू CET के लिए, दैट लैंग्वेज इज गोइंग टू बी इंग्लिश। और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है।
अलॉटेड सीट इज बेस्ड अपॉन द चॉइस फिलिंग। जो भी आप चॉइस फिलिंग करते हो दोस्तों उसके हिसाब से आपकी सीट अलोकेट होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ सीट के ऊपर भी डिपेंड करता है आपको सीट मिलती है नहीं मिलती है, तो जनरल सी चीजें जैसा कि हर आजकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में होता है। लेकिन कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, कुछ स्कीम्स है जैसे कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कुछ यहाँ पे स्कीम्स है। दिल्ली हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन सपोर्ट स्कीम के नाम से चलाते हैं एक, जहाँ पे आपकी ट्यूशन फीस को रिम्बर्स कर दिया जाता है। अगर आप जो है यूजी प्रोग्राम में स्टडी कर रहे हैं, आप जो है दिल्ली के स्टूडेंट हैं और क्लास 12th भी आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड दिल्ली के स्कूल से ही पास की हुई है, उस सिचुएशन में आपको बेसिकली ये बेनिफिट दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस स्पोर्ट्स फी वेवर रिफंड स्कीम का भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जाती है। वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई, ठीक है। आगे चलते हैं और सीईटी के बारे में और डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल दोस्तों। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आपको यहाँ पे सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो देना है, GGSIPU का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना है, तो 2500 के रुपए के आपको यहाँ पे फीस देनी पड़ेगी एज रजिस्ट्रेशन फीस। 2500 इज योर रजिस्ट्रेशन फीस प्लस टैक्सेस सर्विस चार्जेस वगैरह भी यहाँ पे लगते हैं, जिसकी स्टार्टिंग डेट 1 फरवरी 2025 है और क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2025 है। यानी अगर आपको ये सीईटी एग्जामिनेशन देना है तो आपको 31 मार्च 2025 से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप NLT नेशनल लेवल टेस्ट देना चाहते हैं तो उसकी फीस भी सेम है और इसके लिए क्लोजिंग डेट वीज टू बी नोटिफाइड लेटर, जो अभी नोटिफाई नहीं की हुई है, लेकिन 30 अप्रैल 2025 बेसिकली बी डिजाइन जहाँ पे NLT अप्लाई होता है उसके लिए ये क्लोजिंग डेट रखी गई। बाकी सीईटी के लिए क्लियर कट है, 31 मार्च 2025 से पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा। और काउंसलिंग से जुड़ी हुई भी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। कनेक्ट होगी GGSIPU सीईटी 2025 के बेस पे काउंसलिंग आप 26 अप्रैल 2025 से 18 मई 2025, ठीक है। अलग अलग काउंसलिंग के प्रोसीजर्स होते हैं। पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, राउंड 1 होता है, राउंड 2 में काउंसलर होता है, स्लाइड केस देखा जाता है, उसके बाद में स्पॉट काउंसलिंग भी होता है फाइनली। तो ये सारा सिलसिला चलता रहता है 18 मई 2025 तक, ये सारी चीजें यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन फीस जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे 2500 रुपए के आसपास, दो नॉन रिफंडेबल है। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस ये फीस रिफंड नहीं होती है फॉर GGIPU CET 2025, ठीक है। पार्ट ए में यहाँ पे डिटेल प्रोग्राम जो लोग ऑफर करते हैं यूनिवर्सिटीज वो सारी दी हुई हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे भी आपके लिए हाईलाइट की हुई है दोस्तों। अगर आप देखना चाहते हैं तो बी आर्क के लिए यहाँ पे NLT का एग्जामिनेशन होता है, नेशनल लेवल टेस्ट जो नाटा लेता है, NATA। उसके बाद बैचलर्स इन मेडिसिन, बैचलर्स इन सर्जरी MBBS की बात करें तो यहाँ पे नेशनल लेवल का नीट UG बेसिकली एलिजिबिलिटी डिसाइड करता है। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में भी नीट का स्कोर कंसिडर किया जाता है। BCA बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ पे CET और CUET के स्कोर दोनों ही स्कोर को वैलिड कंसिडर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स नर्सिंग में अगर कोई जाना चाहता है तो नीट का एग्जामिनेशन और सीईटी दोनों स्कोर यहाँ पे वैलिड है। बीएससी योगा भी आजकल बहुत लोग कर रहे हैं। बीएससी योगा अगर आप करना चाहते हैं तो सीईटी सीयूटी दोनों ही यहाँ पे वैलिड कंसिडर किए जाते हैं। इसके अलावा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बीएड का एग्जामिनेशन, जहाँ पे सीईटी और सीयूटी का स्कोर, और उसके अलावा ये जितने भी एग्जामिनेशन है यहाँ पे सब में सीईटी और सीयूटी के स्कोर को वैलिड कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस विच कुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वो होगा बीटेक। अब बीटेक में बहुत सारे स्टूडेंट्स लेटरल एंट्री से आते हैं, यानी जो 3 साल का डिप्लोमा करके आ रहे हैं, 10th के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा कर लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, और उसके बाद क्या है वो बीटेक करना चाहते हैं, डायरेक्टली सेकंड ईयर में एंटर हो सकते हैं। लेटरल एंट्री बोला जाता है इसे। यहाँ पे दोस्तों इनका कोड दिया हुआ है 128, और यहाँ पे डायरेक्टली लेते हैं सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल में बता रहा हूँ। उस एग्जामिनेशन से आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। इसलिए अगर आप लेटरल एंट्री में आना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो सीईटी इज द वन शॉट एग्जामिनेशन विच यू डेफिनेटली हैव टू गिव। उसके बाद अगर जो है आप यहाँ पे बीटेक में आना चाहते हो लेटरल एंट्री, लेकिन आप बीएससी ग्रेजुएट हो, बैचलर्स ऑफ साइंस आपने किया हुआ है, उस सिचुएशन में आप यहाँ पे सीईटी के स्कोर को ही कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद कुछ बीटेक के स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पे आपको सीईटी और सीयूईटी दोनों ही स्कोर को वैलिड कंसिडर किया जाता है। और जो रेगुलर GGSIPU में बीटेक प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं अंडर द कोड ऑफ 131 उसके लिए दोस्तों नेशनल लेवल का टेस्ट जेईई मेन का पेपर 1 का स्कोर ही कंसिडर किया जाता है। काफी सारे स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन था कि GGSIPU में जो बीटेक रेगुलर के लिए है, रेगुलर के लिए दोस्तों आपको जेईई मेंस का ही कंसिडर किया जाता है, बस काउंसलिंग ये लोग अलग से करवाते हैं। आपको इनकी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है
और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सीट एलोकेट की जाती है, बट सीट एलोकेशन इज बेस्ड अपॉन योर जेईई मेंस स्कोर। इसके अलावा दोस्तों और भी बीएससी, एमएससी, डुअल डिग्री दूसरी चीजें हैं जहाँ पे जेईई मेंस का पेपर, सीयूईटी, सीईटी सारे यहाँ पे वैलिड कंसीडर किए जाते हैं। मेरिट लिस्ट बेसिस पे भी होता है डुअल डिग्री कुछ प्रोग्राम पे, जहाँ पे क्लास 12 के मार्क्स को कंसीडर किया जाता है डायरेक्टली 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है। सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। यूनिवर्सिटी है तो कॉमर्स लेवल पे, आयुर्वेदा लेवल पे बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे कोर्सेज को भी ऑफर यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। ये तो था पहले प्रोग्राम ऑफर्स के बारे में। अब कुछ फ्लो चार्ट से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऑनलाइन काउंसलिंग एक्चुअली होती कैसे। दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा राउंड 1 के लिए, सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। पेमेंट फिल करनी पड़ेगी। पेमेंट देने के बाद आपको यहाँ पे सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो इनका होता है उसके अंदर बैठना पड़ेगा और उसमें अच्छा रैंक यहाँ पे लेना पड़ेगा। एक बार सीईटी का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है, ऑब्वियसली जो होगा ही, उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, जहां पे आपको एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन काउंसलिंग के बेसिस पे बेस्ड अपॉन योर एनएलटी नेशनल लेवल टेस्ट या सीईटी कॉमन एंट्रेंस स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद चॉइस और प्रेफरेंस फिलिंग का टाइम होता है। आप भरते हो कौन कौन से कॉलेज का आपको चॉइस है, कहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हो, कौन कौन से प्रेफरेंसेस है, प्रेफरेंशियली कौन सी जगह पे आप जाना चाहते हो, वो सारी चीजें आप यहाँ पे करते हो। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द राउंड वन में यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेरेशन होने का काम हो रहा होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट सबमिशन ऑफ द पार्ट एकेडमिक फीस आपको यहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है। एक बार आपको सब कुछ यहाँ पे कंफर्म हो जाता है, सीट मिल जाती है, उसके बाद प्रिंट हो जाता है अलॉटमेंट लेटर, फिर आपसे विलिंगनेस लिया जाता है और ऑनलाइन विड्रॉवल हो जाता है इफ डिसाइड बाय द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द स्पॉट राउंड एज फ्रेश कैंडिडेट। आप यहाँ से विड्रॉ हो जाते हो और एज ए स्पॉट राउंड फ्रेश कैंडिडेट के लिए फिर से एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर होता है पहले राउंड के लिए, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, राउंड 2 होता है। यहाँ पे राउंड 2 आप देख सकते हो, सेंट्रलाइज ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, रिजल्ट डिक्लेयर होता है, सबमिट करते हो आप फीस, आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है, विलिंगनेस देना होता है, फ्री स्लॉट की यहाँ पे सिचुएशन होती है, ऑनलाइन विड्रॉवल होता है इफ डिसाइड बाय द कैंडिडेट। वो सारी चीजें यहाँ पे सिमिलर ही है जो पहले राउंड में की गई थी। राउंड 3 जिसे स्लाइडिंग राउंड भी कहा जाता है, यहाँ पे इनरोलमेंट आपको करना पड़ता है फिर से सेंट्रलाइज ऑनलाइन काउंसलिंग में, मॉडिफिकेशन, डिलीशन ऑफ चॉइस, प्रेफरेंस वगैरह जो भी चाहो आप छेड़छाड़ यहाँ पे कर सकते हो अपने चॉइस के साथ। उसके बाद कन्वर्जन करना पड़ेगा अनफिल्ड रिजर्व्ड कैटेगरी सीट्स आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑफ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ द रिजर्व कैटेगरी, ठीक है। जितने भी अनफिल्ड रिजर्व्ड सीट्स होंगी वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगी और फाइनली एक रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा फॉर द राउंड 3 या स्लाइडिंग राउंड भी से कहा जाता है। एंड उसके बाद सेम आपको फीस भरनी पड़ती है, अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है, विड्रॉवल हो जाता है इनकेस आपको वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो। एंड फाइनली कम्स द स्पॉट राउंड्स, ऑनलाइन स्पॉट राउंड फाइनल होता है जहां पे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद चॉइस फिलिंग, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट होता है, सबमिशन ऑफ द पार्ट एकेडमिक फीस, प्रिंट करना होता है एकेडमिक अलॉटमेंट लेटर, उसके बाद ऑनलाइन विड्रॉवल हो जाता है कैंडिडेट का। वो सारा प्रोसीजर होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वॉट एवर द प्रोसेस फ्लो, कैसे आपका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद कैसे काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाती है और कैसे एनएलटी नेशनल लेवल टेस्ट और सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर आप यूज कर सकते हो, कौन कौन से अलग अलग प्रोग्राम्स पे यूज कर सकते हो वो भी बता दिया। स्पेसिफिकली बीटेक लेटरल से जो आते हैं, जो बीएससी करने के बाद या डिप्लोमा करने के बाद डायरेक्टली बीटेक करना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ा हेल्पफुल यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। ये होने के बाद दोस्तों इसके बाद देखते हैं और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे क्या है, आप एप्लीकेबिलिटी ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी देख सकते हो। आप बी आर्किटेक्चर अगर देना चाहते हो तो बी आर्किटेक्चर के किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए जो यहाँ पे लोग रन करते हैं वहां पे एनएलटी एनएटीए के एनएलटी के स्कोर को कंसीडर किया जाता है। बीटेक रेगुलर के लिए जैसा मैंने बताया एनएलटी जेईई मेंस का स्कोर यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, नेशनल लेवल टेस्ट। और उसके बाद क्या होता है, बैचलर्स ऑफ डिजाइन में बेसिकली एनएलटी को ही रेफर किया जाता है और दूसरे अलग अलग जो प्रोग्राम्स हैं उसके लिए कौन कौन से स्कोर को कंसीडर किया जाता है वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, कहाँ पे सीयूटी सीईटी के स्कोर को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, ठीक है। मेडिकल प्रोग्राम्स में ऑब्वियसली आपका नीट यूजी लेवल का जो प्रोग्राम होता है, एग्जामिनेशन होता है बेसिकली, उसे यहाँ पे वैलिड कंसीडर किया जाता है नीट यूजी लेवल एसोसिएटेड प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। वो सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दी हुई है। रिगार्डिंग बीएमएस और भी दूसरी चीजें हैं, किसी को आयुर्वेदा में करना है तो वो सारी चीजें भी हैं। अब एडमिशन थ्रू सीईटी जो कंडक्ट करता है यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे, इसके बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल में बता भी रहा हूँ। उसके बेसिस पे कौन कौन से प्रोग्राम में आप ग्रेजुएट प्रोग्राम में यहाँ पे एनरोल हो सकते हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बीसीए बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस,
उसके बाद 4 ईयर का BCA प्रोग्राम यहाँ पे होता है, जहाँ पे CET और CUET के स्कोर को कंसिडर किया जाता है। बैचलर ऑफ साइंस BSc ऑनर्स नर्सिंग में जो करना चाहता है उसके लिए नेशनल लेवल टेस्ट नीट UG लिया जाता है या फिर CET भी वैलिड कंसिडर किया जाता है। BSc योगा, जैसे मैंने बताया, काफी सारे स्टूडेंट्स आजकल BSc योगा की साइड भी बढ़ रहे हैं कि योगा का काफी क्रेज है हमारे देश में। और यहाँ पे CET और CUET का बेसिकली यहाँ पे आपको एंट्री लेवल एग्जामिनेशन देना होता है, उसके बाद यहाँ पे एंट्रेंस मिल जाता है। उसके बाद बीएड का भी आपके लिए CUET और CET दोनों स्कोर को कंसिडर यहाँ पे किया जाता है। BBA अप्लाइड प्रोग्राम्स में 5 ईयर BBA MBA प्रोग्राम्स में बेसिकली यहाँ पे आगे चल के लेटरल एंट्री टू बीटेक प्रोग्राम्स फॉर द डिप्लोमा होल्डर्स, लेटरल एंट्री टू बीटेक प्रोग्राम फॉर BSc ग्रेजुएट, वो सारी चीज़ें जो मैंने ऊपर आपको मेंशन की थी, डायरेक्टली सेकंड ईयर थर्ड ईयर या आप कह सकते हो सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आ सकते हो, उसके लिए यहाँ पे डायरेक्टली आपको CET के एग्जामिनेशन से ही आना पड़ेगा। देयर इज नो अदर एग्जामिनेशन। तो लेटरल एंट्री के लिए CET इज द ओनली वे। अब क्राइटेरिया 2 ये है दोस्तों, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इनका चैप्टर 2 है, क्राइटेरिया 2 नहीं। चैप्टर 2 ये है कि आपको इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन क्राइटेरिया को भी समझना इंपॉर्टेंट है अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो वाया IPU CET 2025 या NLT के थ्रू भी आना चाहते हो तो भी आपके लिए वैलिड है। तो NLT नेशनल लेवल टेस्ट एडमिशंस के लिए, जैसे यहाँ पे B आर्किटेक्चर के लिए NLT का NATE का एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि नीचे अगर आप देखोगे तो JEE मेंस का एग्जामिनेशन होता है फॉर बीटेक रेगुलर। वहां पे ऑब्वियसली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यही है, 12 क्लास 10+2 आपको CBSE इक्विवेलेंट से होनी चाहिए। मिनिमम एग्रीगेटेड 55% मार्क्स होने चाहिए इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। PCM के एग्रीगेटेड मार्क्स को भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। और इंजीनियरिंग की स्पेसिफिकली बात करें दोस्तों तो यहाँ पे ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो इंजीनियरिंग के लिए ऑफर किए जाते हैं, एक लेटरल एंट्री टू बीटेक प्रोग्राम है जहाँ पे सिर्फ CET का स्कोर ही कंसिडर किया जाता है, जैसे कि मैं अक्सर आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसकी एलिजिबिलिटी ये है, अगर आपको IPU CET देना है तो इसकी एलिजिबिलिटी भी प्लीज समझ लीजिए। इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपको 60% एग्रीगेटेड मार्क्स होने जरूरी है। अगर आप किसी डिप्लोमा में आते हैं तो उस डिप्लोमा के इंस्टीट्यूशन से आपको 60% मार्क्स होने यहाँ पे अनिवार्य है इन एनी ऑफ द डिसिप्लिन जो यहाँ पे मेंशन, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल, सिविल, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, EC, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, मैकेनिकल, मेंटेनेंस, प्लास्टिक, प्रिंटिंग, और ये अलग अलग इंजीनियरिंग ब्रांच है जहाँ पे आप जो है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आ सकते हो। एटलीस्ट 60% आपके मार्क्स यहाँ पे होने जरूरी है मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए। यहाँ पे फिर से अगर आप लेटरल एंट्री BSc के लिए आ रहे हैं तो BSc में फिर से 60% एग्रीगेटेड मार्क्स आपके होने यहाँ पे जरूरी है विद पासिंग विद मैथमेटिक्स। तो BSc विद मैथमेटिक्स होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी नहीं है बायोलॉजी करके आप बीटेक में आ जाओ, तो वो यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो। इन केस दोस्तों ऐसा होता है कभी कभार कि बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है 55% मार्क्स होने चाहिए आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, तीनों में से एक ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है एज थर्ड सब्जेक्ट। 10+2 में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और आपको एडमिशन मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ CET। लेकिन किसी कारणवश CET से स्टूडेंट्स नहीं आते हैं या वैकेंट सीट रह जाती है, उस सिचुएशन में यहाँ पे मेरिट लिस्ट कंसिडर की जाती है, चॉइस फिलिंग होने लग जाती है CUET के स्कोर के बेसिस पे। जितनी भी सीट्स वैकेंट है वो CUET के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। चॉइस फिलिंग यहाँ पे आपको CUET के स्कोर से कंसिडर की जाती है। एक और चीज एज लिमिट से जुड़ी हुई है दोस्तों, अगर आप किसी प्रोग्राम में आना चाहते हो एक्सेप्ट PGMC SSMC और अनलेस स्पेसिफाइड इन द ब्राउचर, या इस ब्राउचर में नहीं लिखा हुआ है, तो जितने प्रोग्राम्स हैं UG लेवल पे, जितने प्रोग्राम्स हैं एक्सेप्ट MBBS को छोड़कर, ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा टाइम लग जाता है आपको तैयारी करने में, मुझे पता है। तो यहाँ पे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसके लिए आपको अगस्त 2025 से पहले आपकी बेसिकली यहाँ पे 21 ईयर्स एज से कम एज होनी अनिवार्य है, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हो। तो योर एज लिमिट शुड नॉट बी बियॉन्ड 21 ईयर्स। 21 साल है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो एज ऑफ 1 अगस्त 2025। इसके बाद अगर आप देखोगे दोस्तों, जो CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है IPU का, ये अलग अलग जगह पे होता है। जैसे कि दिल्ली NCR में तो ऑब्वियसली होता ही है, अलग अलग जगह यहाँ पे फरीदाबाद में, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, अलग अलग जगह पे आप बेसिकली इसे दे सकते हो। ये सारे एग्जाम सेंटर्स इसके बनते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी आप एक एग्जाम सेंटर को चूज कर सकते हो, कर्नाटका के बैंगलोर में भी इसे लिया जाता है, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में, राजस्थान के जयपुर में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और महाराष्ट्र के मुंबई में भी इसे कंसिडर किया जाता है। तो नेशनल लेवल पे आप इंडिया के किसी भी कोने से आ रहे हो, डेफिनेटली आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो। IPU CET 2025 एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन आपके लिए हो जाता है। दोस्तों अभी तक आपको पता चल गया होगा कि IPU में कैसे आपको एडमिशन मिलता है, कैसे काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाती है, कौन सा एग्जामिनेशन होता है, कहाँ कहाँ पे देश के कोनों में
इस एग्जामिनेशन को लिया जाता है और कौन कौन से प्रोग्राम्स में बेसिकली आप एनरोल हो सकते हो बेस्ड अपॉन दी CET स्कोर। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ शेड्यूल भी बता देना चाहता हूँ जो अभी तक अवेलेबल है। तो शेड्यूल ऐसा है दोस्तों, आपकी फर्स्ट राउंड 1 जो होगा, फर्स्ट काउंसलिंग होगी, उसकी चॉइस फिलिंग यहाँ पे होने जा रही है 2 जून से लेके 10 जून के बीच में। ये यहाँ पे चॉइस फिलिंग होने का काम होता है। सीट अलॉटमेंट हो जाता है 12 जून को, फीस पेमेंट हो जाता है, उसके बाद विड्रॉवल ऑफ एडमिशन आप ले सकते हो अप टू 17 जून 2025। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। राउंड 2 की अगर बात करें तो 18 जून 2025 से लेके 23 जून के लिए ओपन होता है। वहाँ पे सीट अलॉटमेंट और फी पेमेंट और विड्रॉवल ऑफ एडमिशन वो सारी चीजें अप टू 29 जून 2025 वो सारी चीजें चलती है। उसके बाद जो थर्ड राउंड है, जिसे स्लाइडिंग राउंड भी कहा जाता है, ऑनलाइन होता है वो, और उसके लिए यहाँ पे आपको 30 जून से लेके 2 जुलाई तक यहाँ पे एनरोल करना पड़ता है और सारी मॉडिफिकेशन आप इसी के बीच में कर सकते हो। ठीक है, फिर से फी पेमेंट और दूसरी सारी चीजें यहाँ पे चलती हैं अप टू 10 जुलाई 2025। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ द शेड्यूल ऑफ द स्पॉट राउंड की बात करें ऑनलाइन काउंसलिंग में तो दैट इज ऑन द 11 जुलाई 2025। सीट अलॉटमेंट, फी पेमेंट और दूसरी सारी चीजें चलती हैं। और स्पॉट राउंड की बात करें ऑफलाइन काउंसलिंग ये होता है जिसका नोटिस अभी नहीं है, बेस्ड अपॉन द अवेलेबिलिटी फाइनली ये लोग क्या करते हैं, स्पॉट राउंड को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो पहले राउंड 1 हुआ, उसके बाद राउंड 2 होता है और राउंड 3 स्लाइडिंग राउंड भी इसे बोलते हैं, और 4th होता है स्पॉट राउंड। इस तरीके से सारी सीट्स IPU CET में जितने भी आपको रैंक मिला है और GGS IPU में आपको काउंसलिंग के थ्रू ये सारी सीट का अलॉटमेंट का प्रोसीजर होता है। दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि IPU CET से आप एडमिशन कहाँ पे एक्चुअली ले सकते हो, कौन कौन से अलग अलग कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, अलग अलग दिल्ली के अलग अलग कोनों में ये लोकेटेड है। बीटेक के लिए भी और बीटेक एमटेक डुअल डिग्री जो करना चाहते हैं 131 प्रोग्राम कोड, उनके लिए अलग अलग कॉलेजेस जैसे सेक्टर 17 रोहिणी में है, उसके बाद पश्चिम विहार न्यू दिल्ली में एक कॉलेज है, फिर रायपुर सोनीपत हरियाणा में एक कॉलेज लोकेटेड है, ग्रेटर नोएडा में एक कॉलेज है, शास्त्री पार्क न्यू दिल्ली में कॉलेज है, उसके बाद ग्रेटर नोएडा के कॉलेज है, गौतम बुद्ध नगर यूपी में लोकेटेड है, ये यहाँ पे एडमिशन इसी के थ्रू होता है। उसके बाद अवध आश्रम मंदिर दिल्ली में होता है, हमीदपुर दिल्ली में भी एडमिशन आपको यहाँ से मिलता है, GIMS में भी आपको नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है, वहाँ पे मिलता है। MAIT जिसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, उसके सेक्टर 22 रोहिणी दिल्ली में आपको एडमिशन यहाँ पे इसी के थ्रू मिलने का काम हो रहा है। काफ़ी सारे डिसिप्लिन वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। जनीपुरी न्यू दिल्ली में भी यहाँ पे आपको मिलता है, ग्रेटर नोएडा, द्वारका, उसके बाद द्वारका में ही सेक्टर 16C आप देख सकते हो, मेरठ रोड सोनीपत में, पीतमपुरा, फिर सूरजमल विहार दिल्ली में, और अलग अलग जगह ऐसे देख सकते हो। 18 इंस्टीट्यूशन है, 18वां है रजौरी गार्डन न्यू दिल्ली में। तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आपको बीटेक इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन मिलता है, चाहे आप बीटेक के लिए जाए डुअल डिग्री के लिए आए, दोनों यहाँ पे सिचुएशन में आपको इन सभी जगह पे एडमिशन मिलता है वाया दिस काउंसलिंग विच इज कंडक्टेड बाय IPU। इसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे लेटरल एंट्री के लिए बीटेक जो डिप्लोमा से आ रहे हैं, BSc ग्रेजुएट करना हो है ऑलरेडी और अब बीटेक में आना चाह रहे हैं, उस सिचुएशन में आपके 2 प्रोग्राम को 128 129 की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये सारे कॉलेजेस जितने मैंने ऊपर मेंशन किए थे, ये सारे के सारे यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। DTC के नाम से भी है ग्रेटर नोएडा में, अलग अलग कैंपसेस हैं, कितनी सीट है लेटरल एंट्री के लिए वो सारी भी यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। तो इन सभी कॉलेज के बारे में भी आप देख सकते हो, और सारे जो भी फेमस कॉलेजेस हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन है, और इन टोटल 18 कॉलेजेस ही यहाँ पे हैं जो आपको लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक में डिग्री प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं वाया द काउंसलिंग ऑफ IPU आफ्टर यू गेट ए रिजल्ट इन CET 2025। ठीक है, तो दिस वाज द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द कॉलेजेस दोस्तों। इसके बाद एडमिशन ब्राउचर में और भी बहुत सारी चीज़ें दी, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे एडमिशन ब्राउचर इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर और दूसरी चीज़ें देख लेते हैं एंड करने से पहले वीडियो को। यहाँ पे दोस्तों फीस स्ट्रक्चर में आप पहली चीज़ देखो कि 20,000 फॉर ऑल प्रोग्राम एक्सेप्ट मेडिकल कॉलेजेस के लिए आपको यूनिवर्सिटी चार्जेस पर ईयर देने पड़ेंगे 20,000 रुपये। उसके अलावा 25,000 ओनली फॉर मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पे आपको देने होते हैं, बाकी जो दूसरे कॉलेज है वहाँ पे 20,000 देने होते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो रिफंडेबल होता है 10,000 रुपीज़। उसके बाद एलुमनी कोऑर्डिनेशन फंड भी होता है, 2,000 रुपये भी चार्ज किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस 3,000 रुपये पर एनम यहाँ पे स्टूडेंट से चार्ज किए जाते हैं फॉर द अबव एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। फिर इनोवेशन इंक्यूबेशन फीस यहाँ पे 500 रुपये पर स्टूडेंट पर एनम यहाँ पे चार्ज की जाती है सालाना, वो एडिशनल यहाँ पे 3,500 रुपये भी आपसे यहाँ पे चार्ज किए जाते हैं एनुअल बेसिस पे। इसके अलावा अगर मेन फीस की बात करें, कोर्स फीस कितनी होती है, तो UG लेवल पे जो डिप्लोमा करके आ रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं उनके लिए, और जो रेगुलर बीटेक में जा रहे हैं
IPU के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन जो मैंने बताए, वहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे ये सेम फीस पे करनी पड़ेगी। ट्यूशन फीस पहले साल के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं, पहले साल के लिए 1,54,000 है, फिर दूसरे साल में 1,69,400, देन 1,86,340, फिर फाइनली 2,04,80, फिर 2,04,974 यहाँ पे चार्ज किए जाते हैं फाइनल ईयर में। और इन टोटल आप देख सकते हो इसके अलावा यूनिवर्सिटी चार्जेस है, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्जामिनेशन फीस है, इनोवेशन इंक्यूबेशन फीस है, एल्यूमनी कंट्रीब्यूशन फंड, वो सारी चीज़ें भी यहाँ से आपकी ली जाती हैं। एल्यूमनी कंट्रीब्यूशन फीस तो बेसिकली एक ही बार लिया जाता है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे चार्ज की जाती हैं। पहले साल की फीस 1 लाख अप्रॉक्सीमेटली 90,000, सेकेंड ईयर 2 लाख अप्रॉक्सीमेटली 3,000 और थर्ड ईयर की 2 लाख अप्रॉक्सीमेटली 20,000 एंड 2,40,000 आपकी फाइनल ईयर की यहाँ पे फीस रहने वाली है। तो आपकी टोटल फीस यहाँ पे चार्ज की जाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट IPU। आप लोग काफ़ी टाइम से GGS IPU के बारे में डिटेल जानना चाहते थे कि इनके NLT या CET के एग्जामिनेशन के बारे में बताया जाए, कैसे आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो, क्या फीस आपको देनी होती है, कौन कौन से प्रोग्राम्स, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस में आप बेसिकली पढ़ सकते हो, और वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कोशिश की है आपको कवर अप करने की। इस तरीके से दोस्तों दिल्ली NCR में और भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस लोकेटेड हैं। अगर आप किसी और कॉलेज के बारे में डिटेल रिव्यू जानना चाहते हो, ऑनेस्ट फीडबैक जानना चाहते हो, तो उसके ऊपर भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने की। और अगर आप JP इंस्टीट्यूशन, जैसे कि एक JP इंस्टीट्यूशन नोएडा लोकेटेड है सेक्टर 62 में, वो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, बहुत हाई प्लेसमेंट्स वहाँ पे जाते हैं और एक अच्छा एटमॉस्फेयर वहाँ पे भी है पढ़ाई के लिए। तो अगर आप उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करना चाहते हो तो ऑलरेडी मैं वो कर चुका हूँ, उसे देखने के लिए डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।